प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। एक दुनिया समानांतर कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमेश बख्शी द्वारा लिखित शबरी। मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मींजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। बफे के लिए हम सब लोग लॉन में सजाई हुई मेज़ों के आसपास खड़े हैं। लोग आगे बढ़ बढ़ कर अपनी अपनी पसंद की चीज़ें रख रहे हैं और सबकी ओर देख रहा हूँ। देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, पर मैं हूँ कि ऐसा हो गया है जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट पर बच जाता है, जैसे मैं समय बचाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूँगा तो एकदम सबकी नज़रों में पकड़ा जाऊँगा और वे कभी देख लेंगे तो एट होम का मज़ा ही जाता रहेगा। मेरी सेहत के बारे में हज़ारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूँगा। कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। इस सबसे बेहतर है कि मैं किसी की नज़र में न आऊँ। मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ, सांझ के नीले कच्च आसमान में चांद की तरह। पर मुझे खाते समय उपमाएं उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए। मुझे केवल खाना चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुंह की ओर चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज़ है और उसी का टुकड़ा अगर बत्ती सी भर भटकता रहा तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी अंगुलियां रसगुल्ले का चम्मच पकड़े अधर में लटकी है। मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी। मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी। यह छुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज़ हो गया था। डांट कर मैं बोला था, जाओगे क्यों नहीं? तुम एमएससी हुए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, वह जगह छोटी है तो क्या हुआ? वहाँ डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गांव तो होगा नहीं वह? छुट्टू कुछ नहीं बोला था। वह ठीक कहता है। इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए डरता है। मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा कॉरपोरेशन में क्लर्की करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफ़ी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफ़ी के एक प्याले पर तब तक भाषण देता रहा जब तक वह जाने को तैयार नहीं हो गया था। छुट्टू थोड़ा ज़िद्दी है, बिल्कुल मौजी राम। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफ़ी फ़र्क है, मगर दोनों भाई से ज़्यादा दोस्त हैं। मैंने उसे फिर यह भी कहा था कि मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेजों में तो 5 उंगलियों घी में रहती है और सिर कढ़ाई में, और सफलता चरण चूमती है वहाँ। और चप्पले सिर, चप्पले दुश्मनों की सिर चूमे। मैं नज़र टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के? वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था। मेरी तो नज़र फेंकने की आदत है यार, और वहाँ क्लास में रहेंगी लड़कियाँ। मैंने उसे एक धप्प लगा दी थी। छात्राएं तो बेटियों की तरह होती है। छुट्टू की तैयारियां शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने के लिए रख लिए। बात यह है बड़के कि वहाँ ज़रा रौब गालिब करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइयाँ और मोजे खरीदते रहे हम, जैसे नौकरी करने नहीं लड़की देखने जा रहे हों। पर बड़के, तुम तो उस कस्बे में 6 महीने रहे हो ना? अरे उस बात को तो बरसों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फार्म पर ही अलग जगाते रहे? ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने? मुझे सहसा याद आया था। हाँ छुट्टू, एक मोशाय थे वहाँ, मैं उन्हीं के यहाँ कमरे में रहता था। कोई जी थे वह, चैटर्जी, मुखर्जी या बैनर्जी, याद नहीं। यार छुट्टू, बड़ी मौज से दिन कटे थे वहाँ। उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिनों बाद छुट्टू के जाने का दिन आ गया। वह हमारे भरे घर को छोड़कर चला गया। मैंने खुद उसे जोर देकर भेजा था, पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई।
इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा था। विम्टो पीते लोगों के पांव ताल दे रहे थे। चेरी पिंक की धुन में ऐसी कुछ मस्ती है जैसे मेज पर रखी हुई बोतलें भी अपने आपस में टकराने लगेगी। फिर जिंदा आदमी कैसे न झूमे। लोग सब खा चुके थे और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा का रखा ही है। मेरी उंगलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े ही हैं। टेढ़ा भी नहीं होता मेरा हाथ कि रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला उछलकर खाया जा सकता था। जी होता है कि मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज़ अपनी ज़बान से फिसल जाने दे। हाथ अधर में चम्मच लिए दुख सा आया है। मैं प्लेट नीचे रखकर रसगुल्ले वाला चम्मच उसमें बहुत आहिस्ता से रख देता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता है और रसगुल्ले का गोला उसकी गोद में से लुढ़क कर प्लेट के नीचे बिस्तर पर लुढ़क जाता है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफ़ेद कैप पर आ जाए, फिर वहाँ से भी लुढ़के और हरी लॉन में गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थी। एक, कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं है। तुम्हारे उस मोशाए ने उस पर सुला दिया। थका हुआ था सो ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उस मोशाए ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं यह मुझे मालूम नहीं था। 2, मैं अब रसगुल्ले खाने लगा हूँ। पहले मुझे उसका झक सफ़ेद रंग बहुत बोर लगता था, अब वही प्यारा लगता है। 3, पांचों उंगलियां घी में हो सकती है क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा। तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए कुछ रुपये जोड़ लूँगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर। तुम्हें अभी जमना है, नई नौकरी है, नई जगह। और हाँ, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता था। बड़के अब मैं ठीक से जम गया हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है। कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं। हल्ला वे करते हैं जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। हल्ला वे करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता तो बेचारे क्या खाकर मुझे हूट करेंगे। हाँ, अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। एक बात लिखने का बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगे। बात यह है कि कल मोशाय ने एक कटोरी में मुझे कुछ खाने को दिया। गुड़ से बनी जाने क्या चीज़ थी। बोले नवधान्य है यह। मैंने वह खा तो लिया पर मुँह जाने कैसा हो गया। मोशाय मेरा मुंह देखकर भांप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकार कर बोले, जॉल। एक लड़की पानी लेकर आई। मोशाय ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो, और वह लड़की भी वैसे ही। नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है? एक औरत भी है यहाँ, श्रीमती मोशाय। माँ कहती है वह लड़की उन्हें। सुनते हैं वो माँ दिन रात मानस पूजा किया करती है। आंखें मूंदे बैठकर भगवान की कल्पना किया करती है। भगवान आ जाते हैं वह वैसे में ही पूजा का सामान इकट्ठा करती है और अच्छे से अच्छे पकवान का भोग लगाती है। यह सब कुछ मानस में होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोशाय भी मानस में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में बैरी मैसन, कानन डायल या ब्लैक सीरीज़ के उपन्यास रहते हैं। उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेज़ी में प्राइवेट एमए कर रही है और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी ही नहीं बैठती। मगर जो बात मैं आपको कहना चाहता था वह यह है बड़के कि वह जो नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओह माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूँ तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके छोटे भाई हो ना। फिर यह भी पूछा था कि वे मुझे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था। मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे याद नहीं कि उसके बाल लंबे थे।
तब उसका शरीर खूब भरा हुआ था, रंग खूब साफ था और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में। यह सब मैं भूल चुका हूँ। कैसे और कब मोशाय से परिचय हुआ, यह सब भी याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था। मोशाय रेज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम और फुर्सत मिलती तो शतरंज। मुझे आप पकड़ते थे। मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता। अधिक समय फार्म पर ही कटता था मेरा। जितने समय भी घर रहता, खूकी मेरे कमरे में ही रहती। नमस्कार। वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की किताबें लिए आ बैठती। कि वह मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो, मैं इतना कहते हाथ की कॉपी उसके सिर पर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता, खूकी। वह नहीं बोलती। खूकी, मैं फिर पुकारता और वह चुप ही रहती। खूकी, अब वह बोल देती कि खूकी तुम्ही बोर। आमीना तुम्ही, वह चिढ़ जाती। खूकी तुम्ही बोका। किम बोलचे? बोका। वह जोर से हंस देती। फिर कहती आमीना तुम्ही तुम्ही तुम्ही, और यही तुम की रट लगाती वह चली जाती। दिन निकलते फिर चाय लाती। नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती, सांझ के नीले कच्चे आसमान में चांद की तरह। मैं एक बार में ही रसगुल्ला खा जाता और फार्म की ओर जाने को होता। वह जानती थी कि मैं फार्म जाता हूँ, फिर भी पूछे बिना नहीं रहती। कौथे दादा? मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती, छेड़े दाओ। और वही खूकी पूछ क्या रही है, पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। मैं खत पर फिर निगाह जमा लेता हूँ। तो बढ़ के जवाब देते हुए यह लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई बड़ा मिलनसार था और तुम नहीं हो। मोशाय से तो ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से न जाने क्यों डर लगता है। और नौमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसके एड़ी तक लंबे बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था कि शायद ऐसे लंबे बालों वाली लड़की को एलोकेशी कहते हैं क्या? और हाँ, बढ़ के अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। 1 सप्ताह में ही आष्टी जाष्टी बोलने लगा हूँ। और क्या लिखूँ और क्या करूँ मैं? यह रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने का, यूँ चुप है जैसे सो गया है। कोई तभी विम्टो की एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक ही हाथ में पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ, पर सांसें ऐसी थक गई है कि विम्टो मुझसे स्ट्रॉ में खींचा ही नहीं जाता। मैं नज़र नीची कर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफ़ेदी में लाल रंग के साथ बनने वाले हवा के सफ़ेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर खींचती है तो विम्टो मुंह में भर जाता है, लेकिन तबीयत होती है कि इसे पीऊँ नहीं, थूक दूँ। तुम्हें जौल खाबे? ना खूकी, आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेजी से दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता। वह मुझसे छूटने को कसमसाती। फिर एक रोशगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नवधान्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता। मैं फार्म के बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मोशाय मुझे निमंत्रित कर लेते। मैं समझ जाता कि आज भात माछ बना है। फिर शाम को सहन में सब इकट्ठे होते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं एक कुर्सी पर। मोशाय ऑफिस के थके हुए आराम कुर्सी पर लेट जाते और खूकी टहलती रहती। मोशाय गीत सुनने को कहते तो वह मन ही मन गुनगुनाती, और फिर रविंद्र संगीत की लहरों से सहन गूंज उठता। मोशाय को पसंद था। आमादेर पाकबे ना चुलगो मोदेर पाकबेन चुल, आमादेर झरबे ना फूलगो मोदेर झरबे ना फूल। सुनते सुनते वह डूब जाते। फिर खूकी अपनी पसंद गुनगुना उठती। जोदी तो डाक शुने केऊ ना आशे, किसे फुर्सत थी फिर सुनने की। एक बार रात को मुझे फार्म जाना था। खूकी बैठी पढ़ रही थी। मैंने पुकारा, खूकी। केम केम दादा। वह मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियाँ उतरता बोला,
আমার ডাক শুনি কেউ না আসে খুকি। ওরে ওরে ও অভাগা वह हंसती थी। আমায় কিমনাই ডাক দেব, তোমার ডাক শুমি আমি। मोशाय ने सुना था और बोले थे, कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारी बांग्ला ही बिगड़ गई। वहाँ इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोशाय ने कहा, जाओ खुकी, दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। आमी जाच्छी? वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फार्म पर उसे ले गया। चांद था तो पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं, उसे एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। हम फार्म में घूम रहे थे। खूकी, इस समय गाओगी? ना, उसने इनकार कर दिया। खूकी, उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खूकी, तुम्ही बोका। वह चिढ़ गई। तुम्ही और मेरे पीछे आ मुखिया मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वह दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे में गूंथ गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने था। जूही के छोटे से मंडवे की तरह वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा, खूकी, तो वह हाथों से छूटी और भागी और मैं उसके पीछे। उसके स्कर्ट का बड़ा घेर तरह तरह के वृत्त बनाता जाता। माँ कहती थी, इसके स्कर्ट में आधा वार कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसे घेर बहुत पसंद है। और ऊपर से पेटी ऐसी कसकर बांधती थी कि बलकस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने में उसे 5-5 मिनट लग जाते थे। एक बार हम सभी क्लब जाने वाले थे। श्यामा संगीत का प्रोग्राम था और खूकी ने पेटी ऐसी कसकर बांधी थी कि कमर को गायब कर देने पर तुलाई थी। माँ ने एक थप्पड़ जमाई और खूकी को बुरी तरह डांटा। फिर उससे पेटी ढीली करवा कर ही माँ उसे साथ में चलने दिया। वह सारे समय मुंह फुलाए बैठी रही थी, मुझसे भी नहीं बोली थी और मैं भी किसी से नहीं बोल रहा था। मुंह में स्ट्रॉ लिए वैसा के वैसा ही खड़ा था। लोगों को लग रहा था कि मैं पी रहा हूँ, पर मैं बोतल में फूंक मारकर विमटो का हल्की आवाज़ से बुड़बुड़ाता जा रहा हूँ। कुछ लोग तो धन्यवाद देकर चल भी दिए। ऑर्केस्ट्रा पर रॉक एंड रोल की ट्यून चल रही है। कोई और सामने नहीं आया तो ऑर्केस्ट्रा वालों में से एक लड़का कॉन्ड्राय पेंट पहने थे लॉन में आकर नाचने लगता है। अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से हिलाता है। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवाकर विमटो फिर हाथ में ले लेते हैं और मैं हूँ कि मुझसे एक बोतल ही ना पी गई है। मैं इंतज़ार करता हूँ सामने वाले लोगों के हटने का कि ये हटें और मैं इस भीड़ से कटकर अलग हो जाऊँ। रोज़ मुझे उसके खत का इंतज़ार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गज़ब की बात लिख रहा हूँ। याद करो बड़के कि फार्म की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने पर जब तुम यहाँ से गए थे तो यहाँ उस नौमस्कार वाली लड़की को क्या दे गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, अपने फार्म से एक पौधा दे दिया था। मैंने 85 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे, गुलबकावली तक और कासम से लेकर कार्नेशन कैक्टस तक। जब भी फुर्सत होती खूकी से फूल पौधों की बात शुरू हो जाती थी। वह यही कहती, पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो किस काम का वह पौधा। हो गई तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़ी लगता है, उसके लिए करनी होती है मेहनत। अब गुलबकावली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा फूल बतलाया था, पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बन गया तो कहने लगी, दादा गुलबकावली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते हुए कहा, फूल तो आते हैं ना। अब वह जिद पर ही आ गई है तो फार्म से गुलबकावली का एक गमला ला दिया और चला गया। मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, न मोशाय, न माँ, न खूकी।
खूकी तो उस समय गुलबकावली को सींच रही थी। तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्र आगे पढ़ता हूँ। याद आया बड़के, तुम उसे गुलबकावली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही उसे। वह कहती है वह गमला जान से ज़्यादा प्यारा है। 7 साल में वह गुलबकावली की तरह झूम आई है बड़के। जवान लड़कियों के शरीर पर जूही, रात रानी, गुलाब, गुलबकावली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गॉड को करनी चाहिए थी। पर बिना इसके भी वह नमस्कार वाली एलोकेशी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया है कि उस गुलबकावली की उम्र 7 बरस की हो गई है और उसके फूल लगाए हैं। मैंने कहा तुम बड़के को लिख देना। सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैं अभी तक बंगला अक्षर सीख नहीं सका हूँ, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसकी खोखी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ। मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आजी फूटल तुम्हार ओई गुलबकावली। आज तुम्हारी उसी गुलबकावली में फूल आ गए हैं। उसी गुलबकावली में तुम्हारी आज आ गए हैं फूल। पत्र मेरे हाथ से छूट गिर गया। क्या वह फ़कत 9th में पढ़ते समय सब कुछ समझती थी? क्या वह मेरे लिए इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वह रविंद्र संगीत गुंजाते समय ओरे ओरे ओ भागा के स्वर खींचते हुए मेरी ही ओर देखती रहती थी? क्या वह मेरे शरीर में झूम जाने के लिए ही आमी ना कहकर तुम्ही की नाराज़गी बतलाती थी? मुझे अपने आप पर उस दिन सा गुस्सा कभी नहीं आया, लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया वैसे ही खूकी को भी भूल बैठा। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्ठे तो मैं नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचना होगा तब कहीं बतला सकूंगा। वैसे ही अब खूकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले हर पौधा खूकी था, हर फूल खूकी, हर पत्ती खूकी, हर फल खूकी। मैंने ट्रेनिंग से लौटकर वहाँ एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मोशाए कहाँ पत्र लिखने लगे, पर खूकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन मैं यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता। उसने मुझे तो कहा होता, कुछ कहा तो होता, फ़कत एक सत्तर ही लिख भेजती कि तुम्हारी गुलबकावली को सींच रही हूँ। मगर तब कोई कुछ सोचता? 5-5 मिनट में बलकस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती? आमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती? आज मैं आधा वार ज़्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में गुलबकावली में फूल आने के 7 लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूते केशों वाली खूकी नमस्कार करती आ खड़ी होती है। पर अब वह खूकी कैसे? जिस दिन उसने स्कर्ट पहनना छोड़ा होगा उसी दिन वह नाम उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहाँ जाऊँ भी तो वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे न वोर कह पाऊँगा न वो का ही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूटा काबुली वाला। 3 बच्चों का पापा काबुली वाला। लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाला को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है। लेकिन बड़के मैंने कभी गुलबकावली देखी ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलोकेशी से पूछा मैंने, कैसा होता है गुलबकावली का फूल? उसने कल दिखाने का वायदा किया है। अब कल फूल देखकर आगे लिखूंगा। कॉलेज भी जाना है, आज लड़कों के प्रैक्टिकल है। लेकिन फूल कैसे लगाए? खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटक रहा था। कलम गुलाब की लगती है, गुलबकावली की नहीं। खूकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोपकर उसे दे आया था। वह टहनी तो 2 या 3 या हद से 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती रहती होगी। हाँ, तो अभी मैं उस नमस्कार वाली एलोकेशी के सहन में आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं रोज़ सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलबकावली में नई नई पत्तियाँ आईं, पौधा उछर गया। पीली पत्तियाँ मैं तोड़ देती और नए कोपल कल्लों को पोंछती। 7 साल बीते और कल उसमें फूल आ गया।
देखो वह रहा गमला। और बढ़ के उसने जिस ओर उंगली उठाई उस ओर मैंने देखा। एक मिट्टी भरा गमला पड़ा था। उसमें न कोई पौधा था, न टहनी, न कोपल, न कल्ला, न फूल। मैंने हंसकर कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। तो वह भी हंस दी। बोली, आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती ही रही और कहने लगी, माँ जैसे भगवान की मानस पूजा करती है वैसे ही मैं गुलबकावली की मानस पूजा करती रही। मैं तो बढ़ के बात सुनकर ठिठक ठिठक गया। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे। और वह यह खूकी मानस पूजा करने लगी। आंखें मीचे बैठे बैठे रविंद्र के गीत गाती रही और गुलबकावली के फूल खिला लिए उसने। पर वे फूल किसे दिखाऊं अब? अपने बच्चों से कहूं कि आओ बेटा, तुम्हारे पापा के लिए किसी ने गुलबकावली के फूल खिलाए हैं। लोग रॉक एंड रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशियों में के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली बजाना चाहिए थी, पर मैं नहीं बजाता। अब बजा दूं? पर जब सब चुप हैं तब ताली बजाना और भी अजूबा लगेगा। सो चुप भला। मैं फिर वही विमटो मुंह से लगा लेता हूँ। थूक से भीगकर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है, सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल से एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है। कहता है, हेलो। मैं भी हेलो तो कहता हूँ, पर उसे पहचानता नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल से विमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, स्मेल प्लीज़। मैं यूं ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघकर बड़ी अदा से कहता है, सॉरी, मुझे शक हुआ था, और अपने मुंह में स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, पर मुझे हंसी ही नहीं आती। लाख चाहूँ फिर भी नहीं हंस सकता, और लाख चाहे भी खूकी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। छुट्टू उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता। मैं उसके खतों को लिए घंटों जाने क्या क्या सोचता रहता। पत्नी बच्चे मेरे सपनों के चलते समय बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा, तो बड़के एक बात पूछते हैं कि नमस्कार वाली यह एलोकेशी है कैसी लड़की? मुझे तो गुस्ताखी माफ हो, बड़ी बोर लगती है। बोर बोर आमीना, तुम्ही। मैं उसी समय पैड में पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ। नहीं छुट्टू, वो बड़ी अच्छी लड़की है, बोर तो हो ही नहीं सकती। यूं ही बंगाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती है, और वह तो बेहद मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा छुट्टू मेरे इस खत को पढ़कर क्या सोचेगा। पर खूकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ। खूकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी से सुगंध देता है। उसका आधा वार अधिक का घेर जूही के मंडवे सा लगता है। उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोर पंखी की बनावट सा लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता खूकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लग रहा था मुझे जैसे खूकी का वह बाहर को बरस पड़ता सा शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मोशाई की एक कलम थी। मैंने ही उस ढेरों फूलों को लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन अपनी तई ही चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैंने तो खूकी की खबर जानने को लिफाफा फाड़ा था, पर यह क्या लिखा? मैं जैसे उबल पड़ा। ऐसे लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जब्त ही नहीं हो पा रहा है। बड़के, कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूछो मत। डिटेल में तो नहीं लिख सकूंगा, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाज लगा लेना। वही नमस्कार वाली एलोकेशी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था, और वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जूड़े के लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी। बड़के, मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया। फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसा काटो तो खून नहीं, मोशाय ने देख लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमियों में मोशाय मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया
और हम दोनों से पूछा कि क्या हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बढ़ के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर इस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नमस्कार वाली एलोकेशी का सिर भी हाँ में हिल गया। पर कहर यह बरसा कि माँ नाराज़ है, बेहद नाराज़। मोशाय ने यह कहा है कि वह उन्हें ठीक कर देंगे। बोलो बड़के, मैं क्या करूं? वहाँ अम्मा का डर है, कहीं यह बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। तुम उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मोड़कर फेंक दिया। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह? नहीं, छुट्टू उस खूकी से शादी नहीं करेगा। तो खूकी की तारीफ का यह मतलब था? यह मतलब था कि कुंवर साहब दिल बैठे हैं उसे? क्या गुलबकावली की बातें उसकी मोहब्बत की भूमिका थी? बड़के को ही बना दिया इस छोकरे ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे से अंदर जो कुछ अनुभव कर रहा था कह भी नहीं कह सकता। मैं गुस्से में तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा। सुना अम्मा, छुट्टू वहाँ नौकरी नहीं करने गया, एक बंगाली छोकरी के जादू से भेड़ा बनने गया है। अम्मा सक रह गई। पत्नी रोटी बेलने में कहीं कहीं वहीं के वहीं रुक गई। बोली, ज़रा समझाकर खत तो लिखो, वह तो तुम्हें सब कुछ समझाता है। अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मले ही पड़े रहे। बोली तो यह, छुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना हो तो समझ ले कि हम सब मर गए हैं। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगालिन से तो क्या, किसी चमारिन से भी शादी करता तो मैं राजी हो जाता, अम्मा को भी मना लेता। पर खूकी से वह शादी करे, यह कैसे हो सकता है? थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गई। बच्चे खेलने लगे, पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यह तो सोचा होता कि लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है, वही 1 मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो जाएगी, और अगर तैयार हो जाती है तो उस लड़की का चरित्र? प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुल बकावली में फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती है, उसी के चरित्र का सवाल। तुम 3 बच्चों के पापा उठा रहे हो। मैंने वह कागज़ फाड़कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़रा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रखे बैठ गया। माना वह लंबे बालों वाली है, उसके केश एड़ी तक छूते हैं, वह एलोकेशी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई, मेरा छुट्टी उसी से शादी करे और बाद में उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छोटू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरी हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी जैसे, पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी? मेरे ही मन से एक गद्दार आवाज आई, छोटू उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है भाई, वह तो सब अब बीत गया है। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेजी से बहते बहते जैसे किनारे की सिवार में फंस गई हूँ। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था। अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। शायद बप्पा की दवाई में ख़त्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, बड़के प्याली लेके जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद तो ले आ। हाथ धोकर प्याली उठाना पूजा के लिए चाहिए। मैं प्याली लेकर गया था। पुरोहित जी ने शहद दिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सुनी थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुंह के करीब लाया और ज़बान आगे बढ़ा, थोड़ा सा शहद चाट दिया। मैंने उससे पहले कभी शहद नहीं चखा था और मैं उस सुनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। घर आ प्याली अम्मा के हाथों देने वाला था कि हाथ कांप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया था। इसे झूठा तो नहीं कर दिया?
मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो कह सकता था मैंने इसे छुआ भी नहीं। अम्मा विश्वास भी कर लेती, पर मैं फूट फूट कर रोने लगा था अगर मैं झूठ बोला तो आज लीलावती कलावती मेरे घर में आग लगवा देगी। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा मैंने इसे चख लिया, यह झूठा है और मैं वही बड़के हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुट्टू खूकी से ब्याह कर भी ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया था कि अम्मा मैंने शहद को छुआ भी नहीं। मैं चेहरे पर से पसीना पोंछ लेता हूँ और एक क्षण में इस निर्णय पर पहुँच जाता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता हूँ कि मन के तूफान को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ, छुट्टू तुम्हारा पत्र मिला। मेरी राय से यह शादी ठीक नहीं। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए 1000 एलोकेशियाँ मिल जाएगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात है और अच्छी बहू होना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरा विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे। मैं खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी से उसने लिखा था, मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई थी, पर मोशाई की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि वह मुझे क्षमा कर देंगी। बड़के मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसी आ जाती तो तुम भी इसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ, फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूँगा। वहाँ अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा। मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसा निडाल देख पत्नी पास आ जाती है। छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती है। कहती है, लल्ला तो एकदम ज़िद्दी है और मौजी राम है, पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ, आखिर तुम्हारे छुट्टू की ही शादी तो हुई है। जाओ आज चले जाओ, वहाँ पार्टी के टाइम तक पहुँच जाओगे। उन दोनों को साथ ले आना, तब तक मैं अम्मा को मना लूँगी। देखूँ तो लल्ला की वह बंगालन कैसी जादूगरनी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोला। बोलता भी क्या, एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मींजूं और आंखें बंद कर सोचता ही चला जाऊँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिए हैं। अब मेरे हाथ में विमटो भी नहीं है। सभी करीब करीब जा चुके हैं। छुट्टू और खूकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेशी मेरे पास आ जाती है। अब तो नाराज़ी दूर करो बड़के, छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। मैं उसके साथ हो लेता हूँ। चलिए ना प्रेजेंट्स देखें। हम तीनों वहाँ आते हैं। तुम अगर नाराज़ हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा है। और खूकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेशी हंसने लगती है। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहता हूँ। अरे यह क्या, यह भी उपहार है क्या? छुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए बेरों को दिखाता पूछता है। हमारे यहाँ एक छाबड़ी वाली रोज़ सब्जी देने आती है, वही ये बेर दे गई है। वह एक बेर उठा लेती है। ओहो, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। शायद उसका इशारा गदराएपन की ओर हो। इसको मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। हाँ, खूकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेशी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसे ही खट्टे हैं। नहीं जी। क्यों बड़के? वह मेरी तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते, और अगर इनको तुम नहीं जानती हो तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो या बड़के नहीं लिखा था। मेरा सब कुछ जैसे थम गया। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया है जैसे। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे ही हैं। मैं जानता हूँ, इसी से चुप हूँ।
तो दोस्तों ये थी कहानी शबरी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।